Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with Geography chapter for class 10 Social Science. Name of the chapter is Manufacturing Industries. I will be completing this chapter in two parts, and after that I will upload a video related to 1 mark questions related to this chapter, and I will also include the answers in that video. So stay tuned for that, and if you are new to my channel then do subscribe to my channel and also press the bell icon so that you keep getting the updates or the notifications regularly. Let's start with today's class, Manufacturing Industries. Children, you already know that there are various type of economic activities which are being performed in an economy. उसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं, जो 3 कैटेगरीज होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज, you all know that these are related to the obtaining of raw material. Any form of cultivation or any form of agriculture, उससे आप रिलेट कर सकते हो उनको प्राइमरी एक्टिविटीज से. Then second is the secondary activity. So in this chapter we are going to discuss about this type of activity which can also be related to manufacturing or secondary sector or manufacturing sector. So what is manufacturing? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to make valuable products is called manufacturing. So manufacturing एक वो activity है जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं को खेतों में उगाया जाता है एंड दिस इज पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. लेकिन उस गेहूं को हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं, उस गेहूं से आटा बनाया जाता है. तो ये जो आटा बनाने का प्रोसेस है, इस गेहूं से इसको हम डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में. सो दिस इज दी वन एग्जाम्पल. देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू कम अक्रॉस. शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, कॉटन से कपड़ा बनाया जाता है. तो बहुत सारे हमारा जो भी रॉ मटेरियल हम ऑब्टेन करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के ड्यूरिंग, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं एंड दिस इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट इज अगेन, नाउ आज मैं इस क्लास में बहुत सारी स्टेटमेंट्स पे डिस्कस करूंगी क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर में से. सुनने में चैप्टर बहुत इजी लगता है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत पहले भी छोटी क्लासेस में भी मेंशन इसका आपको मिला होगा. तो लेकिन स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो सब भूल जाते हैं. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है. बैकबोन की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हम ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं रीढ़ की हड्डी, तो जो अगर हम बॉडी की बात करें ह्यूमन बॉडी, तो वो बैकबोन के बिना तो ह्यूमन बॉडी रह ही नहीं सकती. तो इसीलिए सारा का सारा कुछ तो बैकबोन पे डिपेंड करता है. इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी हमारी जो डेवलपमेंट है कंट्री की, चाहे जनरल हम बात करें डेवलपमेंट की या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है. क्यों है? ये स्टेटमेंट आती है, आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखने होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड यू कैन नोट डाउन दोज पॉइंट्स. These industries not only help in modernizing agriculture, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing jobs. First point, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं. एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है मतलब कि जैसे पहले की अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की या मिडिवल टाइम्स की, अगर हम पहले की बात करें तो उस वक्त खेती कैसे होती थी? जो पुराने ट्रेडिशनल टूल्स होते थे उन टूल्स की हेल्प से खेती की जाती थी. लेकिन अब क्या हो गया है, अब कंबाइंड हार्वेस्टर भी है. मतलब जैसे धीरे धीरे अगर हम जाएं पीछे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेजुअली कुछ नई जो मशीन्स थी वो इन्वेंट की गई और जिनकी हेल्प से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ. और उसके साथ साथ मशीन्स के साथ साथ अगर हम और सारी चीजों की भी बात करें जो साइड बाय साइड चलती हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, सब कुछ, मतलब ये सारा कुछ जो होता है वो बनता तो इंडस्ट्रीज में है. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं इंडस्ट्रीज. और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे पहले सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है कि इंडस्ट्रीज जो है वो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं लोगों को. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री.
अगर किसी भी देश में से गरीबी को हटाना है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वहां पे इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो फील्ड खुल जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली जो लेवल ऑफ पॉवर्टी है किसी कंट्री का वो भी मतलब कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से या जॉब से भी रिलेट की जा सकती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज्ड है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी हो रहा है तो अपनी कंट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ जो गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे ट्रेड बढ़ता है, कॉमर्स बढ़ता है और आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous। तो मतलब जो ऐसे देश हैं जो अपने रॉ मटेरियल्स को बहुत ज्यादा मतलब बहुत वेराइटी का प्रोडक्ट्स या बहुत वेराइटी के फिनिश गुड्स बना सकते हैं, तो वो कंट्रीज जो है वो प्रॉस्पेरस है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनको फिर हर चीज के लिए डिपेंड करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज पे और सब कुछ उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है एग्जाम में, तो ये आप सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो। बुक में भी दिए हुए, मैं जो भी नोट्स मैं हमेशा बनाती हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और वही पॉइंट्स आपके आंसर की में भी लिखे होते हैं जब बोर्ड में एग्जाम होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। ये एक और स्टेटमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे से बाहर अलग नहीं है, मतलब एक दूसरे से दोनों के दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो वो रॉ मटेरियल यूज करती हैं जिसको एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्योंकि रॉ मटेरियल को यूज करती हैं जो भी एग्रीकल्चर से मतलब ऑब्टेन किया जाता है और उसको वो यूज करती हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। ये एक पॉइंट जो वो मैंने बोला रॉ मटेरियल वाला वही है ये, और इसमें एक एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गुड्स हैं या फर्निश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो किसानों को जरूरत होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सारी चीजों को बनाता कौन है, इनको इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर को अपने आप मतलब डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इन एक्स्ट्रा इनपुट्स की जरूरत होती है जो इंडस्ट्रीज के द्वारा अवेलेबल किया जाता है। Next is development of manufacturing industry has assisted the agriculturists in increasing their production. Same thing कि जो अगर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई है, तो ये हेल्प करता है किसानों को या जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फॉर्म में, उनको उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कहाँ पे लगाई जाती है इंडस्ट्री, कौन सी जगह है, क्या क्या बातें उसमें ध्यान में रखी जाती है इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लोकेशन एक बहुत ही मतलब वैसे तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना इतना आसान नहीं होता है। और अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो एंशियंट टाइम्स में जो इंडस्ट्री सेटअप की गई थी वो, या बाद में जब ब्रिटिशर्स के जो टाइम पीरियड था उसमें जब इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी, तो जो भी मतलब जगह थी जो पोर्ट्स के मतलब समुद्र के नजदीक थी, क्योंकि ओवरसीज ट्रेड होता था उस वक्त, तो वहां पे ही ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। ठीक है, अगर हम मुंबई की बात करें, हम कोलकाता की बात करें, बंगाल में पूरा जो जूट इंडस्ट्रीज फ्लरिश हुई थी, तो ये सारा का सारा उस टाइम पे होता था। लेकिन अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। क्या है वो फैक्टर्स जो ध्यान में रखे जाते हैं इंडस्ट्री लगाने से पहले? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और चीप रेट्स पे अवेलेबल होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर कहीं पे जैसे मान लो अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब की, तो अगर मान लो हरियाणा में गन्ना उगाया जाता है और अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें और वो शुगर इंडस्ट्री लगा दी जाती है जाके मतलब चेन्नई के आसपास, तो वो तो मतलब बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि यहाँ से आप शुगर केन को वहां तक सप्लाई कैसे करोगे। सो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो इंडस्ट्रीज को लगाते वक्त ये बहुत ध्यान में रखा जाता है कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए, कि लोग होने चाहिए काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो कैपिटल होना तो बहुत जरूरी है, चाहे आप लोन ले रहे हो या आपके बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं आपके साथ, कुछ भी है, बट कैपिटल इज द मेन थिंग। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन बहुत मतलब आराम से मिल जानी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और मार्केट भी नियर बाई होनी चाहिए। कुछ बहुत सारे देखो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मतलब उनके केसेस में मार्केट पास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारे ये फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें, फ्लावर्स वाली जो बेसिकली खेती होती है, फूलों की खेती है या सब्जियों की खेती है, उन केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे हमने बात की कि मार्केट पास होना। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बहुत ऐसे गुड्स होते हैं जिनको बेचने के लिए, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि किसी भी वर्ल्ड के कोने में या कंट्री के कोने में गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यस, इट इज वन ऑफ द फैक्टर विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पे अगर बात करें हम, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बेसिकली जो ये सारे मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। These factors should be available, you can say, or can be arranged at lower cost. क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जहां पे सारे के सारी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे सारी इंडस्ट्रीज लग जाए, वो तो फिर और एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कई बार होता है कि इंडस्ट्रीज को दूर भी लगाया जा सकता है जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस जगह से, लेकिन उस केस में ये होता है कि दैट देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी टू अरेंज द रॉ मटेरियल और ऑल दीज फैक्टर्स, यू कैन से, एट द लोअर कॉस्ट। ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो बहुत सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है, बहुत सारे बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। जो रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। For example, agro-based industries and mineral-based industries. So, agro-based industries are the industries which use the raw material which is obtained through agriculture, and mineral-based industries are the industries which use the you can say raw material which is obtained as minerals. So, agro-based industries and mineral-based industries. Next is according to their main role. What kind of role is being performed that particular industry? On the basis of that, this classification is done. Basic और key industry. Basic industries वो industries होती है, basic होता है कोई भी, मतलब किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, जो फंडामेंटल होता है या जो बेस होता है, वो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसको हम बेसिक कह सकते हैं। जैसे कि सप्लाई प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, मतलब कि ये वो वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं या वो वाले गुड्स बनाते हैं जिनको फिर यूज किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल्स। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर, बुक में आपके एग्जांपल भी दिया हुआ है इन इंडस्ट्रीज का, आप बुक में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यू कैन सी द एग्जांपल, जैसे कॉटन है, वूलन है, जूट इंडस्ट्रीज है, सिल्क इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपका आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन टूल्स है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, तो जैसे मैंने बोला बेसिक सप्लाई जो करती है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जब हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच मेक गुड्स और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर्स विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ऊपर वाले में क्या था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको यूज किया जाता है फिर दूसरी कंपनी, दूसरी इंडस्ट्रीज में। अगर हम कार की बात करें, कार बनाने की, तो जो कार है
कार में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स कहीं और तैयार किए जाते हैं या किसी और इंडस्ट्री में उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उन पार्ट्स को यूज किया जाता है कार इंडस्ट्री में या आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाते हैं, अगर हम बात करें टूथपेस्ट की, हम बात करें साबुन की, ये जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज ये चीजें बनाती हैं उनको कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पैसा कितना लगा है, कम पैसा लगा है, स्मॉल स्केल पे अगर इंडस्ट्री सेटअप की गई है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ज्यादा पैसा लगा है, ज्यादा अमाउंट है या ज्यादा लेबर इन्वॉल्व है, ज्यादा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, मतलब हर चीज लार्ज क्वांटिटीज में इन्वॉल्व है, सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे अगर हम बात करें रूरल एरियाज में जनरली जो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं छोटे लेवल पे या छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, वो स्मॉल स्केल, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। और अगर हम ये जो जितने भी आप इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हो तो उनमें ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होती है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिक कौन है उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। सो पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, वो वाली इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट ओन करती है या ऑपरेट करती है उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, जैसे कि भेल है, सेल है, ये सब। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस साल का जो क्लास 10th का पेपर था सोशल साइंस का, उसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था इसी वाले पोर्शन में से। ये जो पोर्शन है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है बुक की, ये सारे पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनका जो प्राइवेट मतलब जो लोग खुद का पैसा लगाते हैं और इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, या अगर 2-3 लोग मिलके या 4 लोग 6 लोग मिलके एक इंडस्ट्री बनाते हैं, सो वो होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, ये सब है आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर विच आर जॉइंटली रन, मतलब दोनों का शेयर होता है, स्टेट का भी और इंडिविजुअल्स का भी, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये आपको जरूर पता होने चाहिए इन इंडस्ट्रीज के जो यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल कि भाई जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इन इंडस्ट्रीज में वो हैवी है या लाइट है, भारी रॉ मटेरियल है, जैसे हम गन्ने की बात करें, या हल्का रॉ मटेरियल है, कॉटन। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, या जो फिनिश्ड गुड्स भी है वही है उसी हिसाब से बनाती हैं। तो जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें एक और आपका पॉइंट ऐड है जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन भी बुक में दी हुई है। सो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो भी आपका ओनरशिप वाले में ही आप उसको ऐड कर सकते हो। कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं और वो कुछ लोग अपने रिसोर्सेज को पूल इन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं और उसको कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। फाइन, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब एक और स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं, मतलब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कहीं पे तो उसके पैरेलली अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, एक तो पहली बात है इंडस्ट्रीज जब लगाई जाती हैं तो वहां पे लेबर काम करता है, तो उस लेबर को रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो क्या होता है कि पुराने समय से ही ऐसा होता आ गया कि जहां जहां पे इंडस्ट्रीज लगी वहां पे छोटे छोटे शहर बसते चले गए। अच्छा, फिर इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको भी बेचने के लिए मार्केट्स भी चाहिए होती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मार्केट्स भी फ्लरिश हुई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स वर सेट अप। अब नेक्स्ट थिंग इज की जो इंडस्ट्रीज होती है, सेकंड जो हमारा ये सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड सेक्टर जो हमारा होता है टर्शरी सेक्टर, दैट सेक्टर एक्चुअली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में हमारी आती हैं सारी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। तो क्या होता है कि वो सारे के सारे जो सेंटर्स होते हैं वो भी आसपास डेवलप हो जाते हैं, और या फिर इंडस्ट्रीज ही वहां लगाई जाती हैं जहां पे ये सब चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि फिर इस तरीके से एक पूरा का पूरा ये जो
कलेक्शन है, मतलब बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, एंड दे मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय दीज अर्बन एरियाज, एंड दिस इज कॉल्ड एज एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज. So this is all about this, and now I will change the topic in which I would discuss a particular type of industry. Okay, so now let us discuss about agro-based industries. So आज की क्लास में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और जो बाकी वाली इंडस्ट्रीज है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. So agro-based industries में I would like to discuss about the textile industries. ये वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा फैक्चुअल भी है, कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है बुक में वो भी आपको याद होना चाहिए, या कोई भी अगर फिगर दी हुई है किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो भी आपको पता होनी चाहिए. So cotton industry, textile industries में it occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production and employment generation. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी. ये जो बुक में दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें ये 4% कॉन्ट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का. It is the only industry in the country which is self-reliant. Self-reliance होता है बेसिकली आत्मनिर्भरता. तो यहाँ पे यही एक इंडस्ट्री है जो आत्मनिर्भर है, मीन सेल्फ रिलायंट है, इन द सेंस इट कंप्लीट्स इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. मतलब अगर हम शुरू से देखें कि जो रॉ मटेरियल होता है वो जहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है उस स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या अवेलेबल किए जाते हैं, ये उन सारी चीजों में सेल्फ रिलायंट है. नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस टेक्सटाइल्स अंडर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. सो फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल्स. अगर हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें तो एंशिएंट इंडिया से शुरू करते हैं. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. ठीक है, मतलब सारा का सारा जो बुनाई कताई का काम था वो हाथ से किया जाता था. जैसे कि आपने देखा भी है पहले का जो टाइम था उसमें भी जो चरखों को यूज किया गया था वो एक टेक्निक है जो यहाँ पे यूज होती थी. ये तो एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली उसके बाद आने वाले टाइम में स्पिनिंग व्हील्स वर ऑल्सो यूज्ड. आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू यूज. उसके बाद आया पावर लूम. पावर लूम की यहाँ पे बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब होने लगी तो उसके बाद पावर को यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो लूम्स ऑपरेट करते थे वो आ गए थे 18th सेंचुरी में. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड जो रहा उसमें हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने काफी सफर किया. ब्रिटिशर्स डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रमोशन, और यू कैन से they did not take any steps to expand the traditional industries of India. In fact, rather it got a decline. Next is the first textile mill was established in Mumbai in 1854. One mark question है, याद रखने वाली बात है. As on 30th November 2011, again one fact, where 1946 cotton and human made fiber textiles mills in the country. यहाँ पर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स थी हमारी कंट्री में 30 नवंबर 2011 में. अब तो बढ़ चुकी हैं. इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. शुरू में तो ये सारा का सारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का गढ़ था वो था महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेन थिंग वाज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट इज इट हैज क्लोज लिंक्स विद फार्मर्स एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एक्सेट्रा. तो मतलब जो भी कॉटन ग्रो करते हैं फार्मर्स, उनको ये वाली जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो कॉटन ग्रोइंग फील्ड्स हैं या कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे सारी चीजों के लिए जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है. अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे देश की डेवलप हो रही है तो उससे उसको बूस्टअप मिलता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स. यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो स्पिनिंग है वो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड है और वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है.
सेंट्रलाइज्ड होता है बेसिकली एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और सेंट्रलाइज्ड मीन्स एक जगह इकट्ठा उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम वीविंग की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के जो डिफरेंट रीजन्स है वहां पे जो हमारे जो लोग हैं उनके पास ट्रेडिशनल स्किल्स है। ये जो ट्रेडिशनल स्किल्स है वो हर रीजन की अलग अलग है। सो दीज ये जो डिजाइन्स है जो बनाए जाते हैं इन जो लोग हैं उनके द्वारा, वो काफी पसंद किए जाते हैं, और ये जो डिजाइन्स है वो हमें हेल्प करते हैं हमारी कंट्री को फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करने में। द स्पन क्लॉथ इज सेंट टू दी डिफरेंट लोकेशंस फॉर डिफरेंट डिजाइन्स टू बी निटेड इन द क्लॉथ। तो ये जो स्पन क्लॉथ होता है इसको फिर भेजा जाता है डिफरेंट रीजन्स में ताकि इसके ऊपर अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाए जा सकें। दिस इज द रीजन व्हाई स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। The handspun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industries. हाथ से बनाई हुई जैसे खादी की अगर हम बात करें तो जो उसको हैंडस्पन खादी होती है उससे हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वहां पे अभी भी लोगों को इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, जापान को एक्सपोर्ट करता है यार्न इंडिया, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। एंड इट ऑल्सो सप्लाइज कॉटन गुड्स टू मेनी कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे सारे मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, यूएसए है, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। सो इन सारी कंट्रीज में तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स और चाइना इज द फर्स्ट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला जो कंटेंट है इसमें फैक्ट्स बहुत हैं जिसमें से 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने डिस्कस की, एक तो ये जो यहाँ पे की थी, सेकेंड इज द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, एक्सप्लेन व्हाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में जो ये हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है उसको हमारी खुद की जो निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो ज्यादा यूज क्यों नहीं कर पाती। उसका एक जो रीजंस है जो क्वेश्चन में आते मतलब पूछे गए हैं वो है बिकॉज द होम वीविंग निटिंग सेक्टर इज नॉट मच डेवलप्ड। तो ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है एंड सो बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट अर्न मच बेनिफिट्स थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉटन यार्न। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो दैट वीविंग सेक्टर इज नॉट फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री। सो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। शॉर्ट 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। Next statement is, why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn to in large quantities? यही जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आप कह सकते हो एक पैरेलल क्वेश्चन है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम अपने वीविंग सेक्टर को डेवलप करें या इम्प्रूव करें और बाहर अपना जो लार्ज क्वांटिटी में यार्न भेजा जाता है वो एक्सपोर्ट ना किया जाए, कंट्री में ही उसको यूज किया जाए। वो इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है इंडिया की, सो मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज इन्वॉल्व इन दिस वीविंग प्रोसेस एंड इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ यू कैन से अर्निंग फॉर देम। अगर हम वीविंग ऑफ क्लोथ की बात करें तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस यार्न को बाहर ना भेज के हमारे वीविंग सेक्टर को डेवलप किया जाए ताकि हमारे जो वीवर्स हैं उनको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। So this is all about today's class, and in the next video I would discuss about the other you can say agro-based industries and the other concepts mentioned in the chapter. So stay tuned for that. Thank you so much for watching. Thank you.